मवासलात के जदीद ज़राए। सबक नंबर 11 डॉक्टर हफीज़ुर रहमान। मवासलात शुरू से इंसान की एक ज़रूरत रही है। पहले इस काम के लिए ख़त देकर कासिद भेजे जाते थे, फिर घुड़सवार दौड़ाए जाने लगे। घुड़सवारों के ज़रिए बहुत दूर दूर तक पैगामात भेजे जाते थे। दूर दराज तक पैगामात भेजने के लिए 10-10, 12-12 मील पर मंजिलें बनी होती थीं, जहाँ ताज़ा दम घोड़े मौजूद हुआ करते थे। घुड़सवार खतूत का थैला लेकर अगली मंजिल को जाते और उसे वहाँ के घुड़सवार के हवाले करके वापस लौट आते। अगली मंजिल का घुड़सवार भी ऐसा ही करता। इस तरीके से सैकड़ों मील दूरी तक ख़त पहुँचाए जाते। मुसलमान हुक्मरानों ने अपने ज़माने में घुड़सवारी के ज़रिए मवासलात के निज़ाम को बहुत तरक्की दी थी। इसके लिए एक जुदागाना महकमा कायम कर दिया था जो दीवाने अलबरीद कहलाता था। बहुत ज़माने तक मवासलात या पैगाम रसानी का काम कबूतरों से भी लिया गया। ख़त उसकी गर्दन में या उसके बाजू में बांध दिया जाता और वो इसे मंजिल मकसूद पर पहुंचा देता। उनके ज़रिए सैकड़ों साल तक पैगाम रसानी हुई। इन्हें पहली बार किसने इस्तेमाल किया इसका तो इल्म नहीं, मगर ये बात तारीख़ की किताबों में बाकसरत मौजूद है कि मुसलमान हुक्मरानों ने इन्हें पूरे बिलादे इस्लामियों में इस्तेमाल किया है। शाम, इराक़, मिस्र और ईरान वगैरह में। हिंदुस्तान के मुग़ल फरमारवा जहांगीर ने भी इस काम के लिए कबूतर पाल रखे थे। बाद में यूरोप के हुक्मरानों ने भी पैगाम रसानी के लिए इन्हें इस्तेमाल किया। जब साइंस का दौर शुरू हुआ तो दूसरे शोबों के साथ साथ मवासलात में भी बड़ी तरक्की हुई। गुज़श्ता सदी में मोटर और रेल की ईजाद हो गई। उसके बाद डाक भी इसके ज़रिए भेजी जाने लगी। इन्हीं वर्षों में एक ऐसा आला ईजाद हो गया जिसने मोटर और रेल की मोहताजी ख़त्म कर दी, क्योंकि उस आले के ज़रिए दूर दूर तक पैगाम रसानी की जाने लगी। वो आला टेलीग्राफी का था, जिसे 1838 में फिनले मोर्स ने ईजाद किया। फिर 1895 में वायरलेस ईजाद हो गया, जो किसी तार को वास्ता बनाए बगैर फ़िज़ा में पाई जाने वाली रेडियाई लहरों के ज़रिए पैगामात पहुंचाने लगा। इन आलात के ज़रिए पैगाम रसानी के लिए वक्त का आमिल भी ख़त्म हो गया, क्योंकि ये जिन लहरों पर भेजी जाती हैं इनके सफ़र की रफ़्तार 1,86,000 मील यानी 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड है, जबकि ज़मीन का कतर इससे बहुत कम, सिर्फ चंद हज़ार मील है। वायरलेस की ईजाद का असूल ये है कि सूरज से निकलने वाली 3 किस्म की लहरों में से एक किस्म बरकी मकनातीसी लहरें हैं, जो रेडियाई लहरें भी कहलाती हैं, जबकि बकिया 2 लहरें रोशनी और हरारत हैं। इन लहरों को समझने के लिए पानी की सतह पर उठती रहने वाली लहरों को तसव्वुर में लाएं। तालाब में ढेला फेंकते ही इसके पानी में खलल पैदा हो जाता है, जिससे इसके चारों तरफ पे दर पे लहरें उठने लगती हैं और वो यके बाद दीगरे तालाब के किनारों की तरफ फैलने लगती हैं। फ़िज़ा में भी पानी की लहरों की तरह की रेडियाई लहरें होती हैं। खामोश फ़िज़ा में किसी भी किस्म की आवाज़ इन लहरों में तालाब के पानी की तरह का खलल पैदा कर देती है। इस खलल के रूरमा होते ही रेडियाई लहरें इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देने की सलाहियत रखती हैं, खा वो जगह बहुत दूर हो। वायरलेस जो इस असूल पर काम करता है, उसके ज़रिए पैगाम सिर्फ भेजा नहीं जाता बल्कि वसूल भी किया जाता है। लिहाजा इसके ज़रिए पैगामात का तबादला करने के लिए वायरलेस के 2 सेटों का होना ज़रूरी है। इनमें एक सेट फ़र्ज़ कीजिए कि कराची में है और दूसरा हैदराबाद में। दोनों सेटों की बनावट बिल्कुल एक जैसी होगी और दोनों एक ही असूल पर काम करेंगे। दोनों सेटों में एक एक माइक्रोफ़ोन होता है। वो बिजली के तार से मुंसलिक होता है, जो बैटरी से भी काम कर लेता है। तार अपने दूसरे सिरे पर एक ट्रांसमीटर से मुंसलिक होता है। ट्रांसमीटर के दूसरे सिरे पर एरियल का तार मुंसलिक होता है। कोई पैगाम दूसरे वायरलेस सेट पर भेजने के लिए अपने वायरलेस सेट को मुंह के करीब लाकर पैगाम के जो अल्फाज मुंह से अदा किए जाते हैं वो सबसे पहले इसके माइक्रोफ़ोन में दाखिल होते हैं। माइक्रोफ़ोन से वो इर्ताश में तब्दील होकर अंदरूनी तार के ज़रिए वायरलेस के ट्रांसमीटर में पहुँचते हैं। वहाँ से वो बाहर निकलकर रेडियाई लहरों की सूरत में हवा में चारों तरफ फैल जाते हैं। हैदराबाद में रखे हुए इसी बनावट के वायरलेस सेट में जो रिसीवर होता है वो इस आवाज़ को रेडियाई लहरों की सूरत में वसूल करता है। वायरलेस सेट के अंदर जो एम्पलीफायर होता है इन लहरों को ताकतवर बना देता है। फिर वो लहरें वायरलेस सेट के लाउड स्पीकर में पहुंचती हैं, जो इसे सुनने के लायक बना देता है। मार्कोनी ने वायरलेस बनाने में पहली कामयाबी 1895 में हासिल की, मगर उस वक्त तक इसके ज़रिए अल्फाज नहीं बल्कि सिर्फ खटखट खटखट की आवाज़ भेजने में कामयाबी हासिल की, और वो भी सिर्फ चंद गज़ की दूरी तक। फिर उसने ट्रांसमीटर में एरियल का तार लगाया तो आवाज़ बहुत दूर तक जाने लगी। एरियल की मदद से इसी साल उसने 150 मील तक आवाज़ पहुँचा दी। वायरलेस को सबसे पहले बहरी जहाज़ों के दरमियान पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया गया। ये वाक़या 1897 का है। फिर इससे ज़्यादा आम इस्तेमाल की खातर टेलीग्राम भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसकी खातर जगह जगह तार घर कायम किए गए। पहला तार 27 मार्च
1899 को इटली से फ्रांस भेजा गया। फिर वायरलेस टेलीग्राफी के आलात को और तरक्की दी गई तो यूरोप से बहरे ओकियानूस के इस पार अमेरिका तक तार भेजे जाने लगे। ओकियानूस के इस पार पहला पैगाम 27 नवंबर 1901 को भेजा गया। 3 साल बाद 1904 ईस्वी में एक अंग्रेज साइंसदान डॉक्टर फ्लेमिंग ने वायरलेस के लिए एक वाल्व ईजाद किया। इसमें खूबी ये थी कि ये वायरलेस सेट में दाखिल होने वाली रेडियाई लहरों को, जो बहुत खफीफ होती हैं, ताकतवर बना देता है। लिहाजा वो लहरें लाउड स्पीकर में पहुँच के पहले के मुकाबले में ज़्यादा साफ सुनाई देने लगीं। वाल्व का आगे चलकर ये फ़ायदा हुआ कि महज खटखट खड़खड़ की आवाज़ों के अलावा इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज यानी गुफ्तगू भी सुनाई देने लगी। यही कामयाबी रेडियो के ईजाद का पेशखैमा बनी। जब तक सिर्फ खटखट खड़खड़ वगैरह की आवाज़ सुनाई देती रही, उस वक्त तक वायरलेस सेट को सिर्फ बहरी जहाज़ों के दरमियान इशाराती पैगाम रसानी के लिए या टेलीग्राफी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। यह ईजाद आम आदमी के काम की चीज़ न थी, क्योंकि इसमें अंग्रेज़ी हर्फ ए से लेकर जेड तक जुदा जुदा किस्म की खटखट खड़खड़ टक टक के इशारात मुकर्रर कराए गए थे। और बस समंदर में ख़तरे में घिरा हुआ जहाज़ दूसरे जहाज़ को मदद के लिए बुलाने की खातिर वायरलेस पर फ़र्ज़ कीजिए कि लफ्ज़ हेल्प का पैगाम भेजना चाहता, तो वो इस लफ्ज़ के चारों हरूफ के लिए मखसूस किए हुए जुदा जुदा खटखट खड़खड़ टक टक जैसी आवाज़ों के इशारे अपने वायरलेस से अरसाल करता है। वो इशारे दूसरे जहाज़ के वायरलेस पर बाइना मौसूल हो जाते हैं। वसूल करने वाला जहाज़ इन इशारात से अक्स होने वाले हरूफ को इस तरतीब से यकजा करके पढ़ लेता कि हेल्प मांगी गई है। रेडियो ईजाद तो बिलाशुबा मार्कोनी ने ही किया, मगर रेडियाई लहरों को दरियाफ्त करने वाला कोई और था। उसका नाम हर्ट्ज़ था। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि हर्ट्ज़ ने जिन रेडियाई लहरों को दरियाफ्त किया, उनके वजूद की पेशीनगोई एक अंग्रेज़ माहिर तबियात मैक्सवेल ने महज अपने नज़रिए के ज़ोर पर कर दी थी, और इन फ़वाइद की भी पेशीन गोई कर दी थी जो उसकी दरियाफ्त के बाद इसे हासिल हुए। मुख्तसर ये कि मार्कोनी की ईजाद मैक्सवेल के नज़रिए और हर्ट्ज़ की दरियाफ्त की मरहून मन्नत है। रेडियाई मवासलात को मार्कोनी के अलावा दूसरे बहुत से लोगों ने भी तरक्की दी। इनमें से एक तरक्की तो वॉल्व की ईजाद थी, जो डॉक्टर फ्लेमिंग के हाथों हुई। फिर वॉल्व से भी बेहतर चीज़ ईजाद हुई जो ट्रांसिस्टर कहलाती है। इसे जून 1948 में 2 अमरीकी साइंसदानों बार्डन और ब्रिटन ने ईजाद किया। ये है वायरलेस और रेडियो की ईजाद की मुख्तसर दास्तान। आगे बढ़ने से पहले बेहतर होगा कि आप जदीद रेडियो के काम करने के असूल को मुख्तसरन समझ लें, ताकि टेलीविज़न की कारकर्दगी भी आप आसानी से समझ सकें। रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम करने वाले की आवाज़ सबसे पहले माइक्रोफोन में दाखिल होती है, जो इसके मुंह के आगे ही रखा होता है। माइक्रोफोन के अंदर डायाफ्राम यानी एक पर्दा होता है, जो कान के पर्दे की तरह हसास होता है। आवाज़ डायाफ्राम से टकराकर इसमें इसी किस्म का इर्ताश पैदा करती है जैसे कि कान के पर्दे में होता है। डायाफ्राम का इर्ताश माइक्रोफोन से लगे हुए बिजली के तारों में दाखिल होता है। वहाँ दाखिल होकर ये बरकी लहरों में तब्दील हो जाता है। बिजली का तार एक एम्पलीफायर से मुंसलिक होता है, जो इन बरकी लहरों को ताकतवर बना देता है। फिर वो ताकतवर बरकी लहरें बिजली ही के तार के ज़रिए ट्रांसमीटर में दाखिल होती हैं। यहाँ इनको मज़ीद ताकतवर बनाया जाता है। ट्रांसमीटर से ये बरकी लहरें रेडियाई लहरें बन के एरियल के तार में पहुँचाई जाती हैं। एरियल का तार बहुत ऊंचे ऊंचे खंभों पर तना होता है। इस तार के ज़रिए रेडियाई लहरें फ़िज़ा में मुंतशिर की जाती हैं, जहाँ से वो चारों तरफ दुनिया भर में फैल जाती हैं। ये लहरें सौती इशारे यानी साउंड सिग्नल्स भी कहलाती हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ रेडियो होते हैं, वो इन सौती इशारों को पकड़ लेते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए रेडियो के अंदर रिसीवर होता है। सौती इशारे रेडियो के वॉल्व में दाखिल होकर आवाज़ बन जाते हैं। ये आवाज़ उस वक्त कमज़ोर होती है कि साफ सुनाई देने के लायक नहीं होती, लिहाजा रेडियो के अंदर ही एक लाउड स्पीकर नस्ब होता है। वॉल्व से निकलने वाली आवाज़ लाउड स्पीकर में दाखिल होती है। इसके अंदर भी माइक्रोफोन की तरह का डायाफ्राम होता है, जिसमें आवाज़ की लहरों से इर्ताश पैदा होता है और आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। जदीद रेडियो में वॉल्व की जगह ट्रांसिस्टर होता है, क्योंकि इसकी कारकर्दगी वॉल्व से बहुत बेहतर होती है। रेडियो की ईजाद से तरह तरह के जो फ़ायदे हासिल हुए, इनमें से एक ये भी है कि तैयारे अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए रेडियाई लहरों से रहबरी करते हैं। तैयारे की मंजिल जिस समत में होती है, उस समत में वो परवाज़ के दौरान में रेडियाई लहरें पैदा करने लगता है। इससे हवाई जहाज़ की आखिरी मंजिल तक एक हवाई सड़क बन जाती है, जो अपनी मंजिल यानी एयरपोर्ट तक पहुँचने में उसके लिए रहबर का काम देती है। हवाई अड्डों पर लगे हुए राडार भी रेडियाई लहरों की मदद से आने और जाने वाले जहाज़ों का इल्म हासिल करते हैं। मवासलात के लिए रेडियो से भी ज़्यादा कारआमद ईजाद टेलीविज़न है। इसे जॉन बेयर्ड नामी एक अंग्रेज़ ने ईजाद किया। टेलीविज़न बिल्कुल रेडियो के असूल पर काम करता है। इसमें भी आवाज़ की लहरें सौती इशारों की सूरत में रेडियाई लहरों के ज़रिए फ़िज़ा में बखेरी जाती हैं।
इसमें एक इजाफा ये है कि आवाज़ के साथ तस्वीर भी अरसाल की जाती है। तस्वीरें सौती इशारों की तरह इशारों की शक्ल में तब्दील करके फ़िज़ा में बखेरी जाती हैं, जो बसरी इशारे यानी वीडियो सिग्नल्स कहलाती हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ टेलीविज़न सेट होते हैं वो सौती इशारों के साथ साथ बसरी इशारों को भी वसूल कर लेते हैं। फिर इन्हें रोशनी की लहरों में तब्दील करने के बाद तस्वीर की लहरों में तब्दील करके टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस पूरे काम के लिए टेलीविज़न के अलावा कैमरे की भी ज़रूरत होती है। टेलीविज़न देखने वाले के घर में होता है, जबकि टेलीविज़न कैमरा टेलीविज़न स्टेशन पर होता है। टेलीविज़न कैमरे में फ़िल्म की रील या टेप नहीं होता, बल्कि वो फिल्म बनाने या टेप करने का काम नहीं करता, बल्कि तस्वीरों को बरकी लहरों में तब्दील करने का काम करता है। बरकी लहरों को बिजली के तारों के जरिए टेलीविज़न स्टेशन से बाहर पहुंचाकर एरियल के जरिए फ़िज़ा में बसरी इशारों की सूरत में बखेर देता है। जहाँ जहाँ टेलीविज़न होता है वो अपने रिसीवर के ज़रिए इन बसरी इशारों को वसूल करता है, इनको ताकतवर बनाता है, फिर इन इशारों को रोशनी की लहरों में बदल देता है। रोशनी की लहरें तस्वीरों की शक्ल में तब्दील की जाती हैं। इधर सौती इशारे टेलीविज़न के रिसीवर में रेडियो के असूल पर पहुँचते हैं। फिर बैक वक्त तस्वीरें स्क्रीन पर और आवाज़ें टेलीविज़न के लाउड स्पीकर के ज़रिए दिखाई और सुनाई देती हैं। टेलीफोन रेडियो और टेलीविज़न से भी ज़्यादा पुरानी इजाद है। ये भी मवासलात का नहायत अहम ज़रिया है। इससे रेडियो और टेलीविज़न पर दो बातों पर सबकत हासिल है। इसके ज़रिए दो तरफ़ा पैगाम रसानी होती है और वो निजी ज़रूरतों में भी काम आता है। गुज़श्ता बरसों में इसे कई तरीक़ों पर बेहतर बनाया गया है। पहले ये ऑपरेटर का मोहताज था, मगर अब इसमें डायल लगा के इसे खुद कार बना दिया गया है। डायरेक्ट डायलिंग करके अब दूसरे शहरों, दूसरे मुल्कों और दूसरे बरे आज़मों से भी गुफ्तगू की जाने लगी है। दूसरे मुल्कों और बरे आज़मों से ज़्यादा आसानी के साथ टेलीफोनी राब्ता कायम करने के लिए गुज़श्ता बरसों में माइक्रोवेव लिंक्स और मसनूई स्यारे काम में लाए गए हैं। टेलीफोन सेट के साथ कार्डलेस सेट का इजाफा भी टेलीफोन की सहूलत में एक अहम इजाफा है। 1984 में मोबाइल फ़ोन ईजाद हो गया, जिसे कार फ़ोन भी कहा जाता है। इससे कार में सफ़र के दौरान भी नंबर मिला के बात की जा सकती है। इसे कार्डलेस की तरक्की याफ्ता शक्ल कहना चाहिए, क्योंकि ये भी टेलीफोन और वायरलेस का इम्तजाज है। टेलीफोन में मज़ीद तब्दीलियाँ लाने पर काम हो रहा है। मौजूदा कोशिशें दो असूलों पर मबनी हैं। एक ये कि पैगाम रसानी के लिए तांबे की तारों की बजाय बसरी रेशे इस्तेमाल किए जाएँ, और दूसरा ये कि पैगामात को बरकी लहरों में तब्दील करने के बजाय लेज़र की शुआओं में तब्दील कर दिया जाए। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक रेशा कई हज़ार टेलीफोन तारों का बदल होगा। इस वक्त दो शहरों के दरमियान एक तार पर एक वक्त में सिर्फ दो आदमी गुफ्तगू कर सकते हैं। बसरी रेशों और लेज़र शुआओं के ज़रिए एक तार बसरी रेशे पर जुदा जुदा नंबरों से एक वक्त में कई हज़ार आदमी गुफ्तगू कर सकेंगे। इससे वक्त की बहुत बचत होगी। बसरी रेशा जो 1960 की ईजाद है, बाल की तरह बारीक रेशा है, मगर बहुत मजबूत होता है। कंप्यूटर जो बज़ाहिर हिसाब किताब की मशीन है, एक मवासलाती मशीन भी है, क्योंकि इसके ज़रिए हिसाब किताब या किसी और किस्म की मालूमात पल भर में दूर से दूर तक पहुंचाई जा सकती हैं। अपनी मैकानियत के लिहाज से ये मशीन वायरलेस आलात की तौसी है, क्योंकि इसमें कोई भी पैगामात को बरकी लहरों की शक्ल में तब्दील करके भेजा जाता है। फ़र्क इस बात में यह है कि इसके ज़रिए पैगामात आवाज़ की शक्ल में नहीं बल्कि तहरीर की शक्ल में भेजे जाते हैं। कंप्यूटर के काम करने का असूल ये है कि कंप्यूटर से पूछा जाने वाला सवाल जवाब हासिल करने की खातिर कंप्यूटर के एक हिस्से यानी इनपुट मदखल में टाइप करने के तरीके पर तहरीरी शक्ल में डाल दिया जाता है। इनपुट में दाखिल होने के बाद वो सवाल बिजली की लहरों में तब्दील हो जाता है। लहरों की सूरत में ये कंप्यूटर के प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंचता है। ये वहाँ सुराखदार मकनातीसी फीते के ज़रिए पहुंचता है। प्रोसेसिंग यूनिट में कई हिस्से होते हैं, जिनमें से एक इसकी मेमोरी है। सवाल सबसे पहले वहाँ पहुँचता है, मेमोरी इसे प्रोसेसिंग यूनिट के हिसाबी यूनिट में भेजता है। वहाँ इसका जवाब तैयार होता है और फिर वो कंप्यूटर के आउटपुट यानी मखरज पर नमूदार होता है। आउटपुट से इससे मकनातीसी फीते या मशीन की स्क्रीन पर या कागज़ के वर्क पर हासिल किया जा सकता है। टेलीफैक्स, जिसे मुख्तसरन फैक्स कहा जाता है, मवासलात का वो निज़ाम है जो किसी भेजने वाले के ख़त की फ़ोटोकॉपी तैयार करके चंद मिनटों में पाने वाले के हाथ में पहुंचा देता है। इस मशीन को टेलीप्रिंटर या टेलीग्राम पर यह फ़ौक़ियत हासिल है कि ये भेजने वाले के ख़त को उसकी अपनी तहरीर में जूं का त्यों पहुँचाती है, जबकि टेलीग्राम और टेलीप्रिंटर भेजने वाले की तहरीर को अपनी टेलीप्रिंटर मशीन के टाइपराइटर पर टाइप करके पहुँचाते हैं। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर ख़त पाने वाले का ख़त भेजने वाले की तहरीर को पहचानता है तो ख़त देखकर वह हतमी राय कायम कर सकता है कि ये ख़त असली है या जाली। टेलीफैक्स की मशीन जसामत में फ़ोटोकॉपी की मशीन के बराबर होती है। इसके ज़रिए पैगाम रसानी के लिए दो मशीनें होनी चाहिए।
एक भेजने वाले के पास और दूसरी पाने वाले के पास। भेजने वाला जिस खत को भेजना चाहता है इसे वो फैक्स की मशीन में दाखिल करके पाने वाले की मशीन का नंबर मिलाता है। फिर वो ख़त आहिस्ता आहिस्ता मशीन के अंदर दाखिल होता चला जाता है। इसके हरूफ पहले रोशनी की लहरों में तब्दील होते हैं, फिर रोशनी की लहरें बिजली की लहरों में तब्दील होकर फ़िज़ा में बिखर जाती हैं और रेडियई लहरों के ज़रिए इशारात यानी सिग्नल की शक्ल में दूसरी मशीन तक, ख़्वाह वो हज़ारों किलोमीटर दूर रखी हो, पहुँच जाती हैं। ख़त के हरूफ को रोशनी की लहरों में तब्दील करने के लिए भेजे जाने वाले फैक्स मशीन के अंदर एक फ्लोरेसेंट बल्ब होता है जिससे बहुत तेज़ रोशनी निकलती है। ये रोशनी जब ख़त पर पड़ती है तो इसके हरूफ मुनाकिस होकर इस मशीन के अंदर लगे हुए लाइट सेंसर पर पड़ते हैं। लाइट सेंसर इन हरूफ को बरकी लहरों यानी बरकी इशारात में तब्दील कर देते हैं। ये इशारात वहाँ से एम्पलीफायर में पहुँचते हैं जो इन लहरों को ताकतवर बनाकर फ़िज़ा में बखेर देता है। उधर वसूल करने वाली फैक्स मशीन में भी एक एम्पलीफायर और एक सेंसर होता है जो बिजली के इशारात को ताकतवर बना के और फिर उन्हें रोशनी की लहरों में तब्दील करके इसे कागज़ के एक सादा वर्क पर सतर ब सतर तहरीर की सूरत में बाइना उतारता चला जाता है। नकल उतारने वाला ये कागज़ ख़ास किस्म का होता है और थर्मल पेपर कहलाता है। फ़ोटोकॉपी का वर्क आहिस्ता आहिस्ता मशीन के बाहर आ जाता है। मवासलात के मज़कूरा वाला जदीद ज़राए का मुतालिया करने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पहले ज़माने में भेजने वाले का पैगाम कभी सिर्फ तहरीर की सूरत में या कासत की ज़ुबानी पहुंचा करता था, मगर जदीद ज़माने में अब वो इन दोनों तरीक़ों के अलावा ख़ुद अपनी ज़ुबान में और अपनी तहरीर में भी पहुंचने लगा है। इलावा अज़ीं पहले इन कामों में वक्त लगता था मगर अब वक्त बिल्कुल नहीं लगता। मुस्तक़बिल करीब इससे भी बड़ी खुशखबरी की बशारत दे रहा है कि 21वीं सदी के आते आते मवासलात पर पैगाम भेजने वाले की तस्वीरें भी दिखाई देने लगेंगी। वो उसी वक्त कंप्यूटर में महफूज भी कर ली जाएंगी और एक तार पर एक वक्त में 2 के बजाय हज़ारों आदमी पैगाम रसानी कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ अब हो रहा है।